मैं स्कूल की कैंटीन में बैठकर फ्राइज खा रहा था जब जिक और माइलो मेरे पास आए। क्या तुमने रोती हुई औरत के बारे में सुना? जीक ने पूछा। मैं अपने चॉकलेट कुकी की बड़ी बाइट लेता हूँ और खांसते हुए कहता हूँ, चुप करो जीक, हम सब जानते हैं कि कल अप्रैल फूल है, इसलिए तुम और माइलो मेरे साथ जो भी प्रैंक करने के बारे में सोच रहे हो वो काम नहीं आएगा, समझे? जीक बहस करने लगा। उसने बताया कि उसके पड़ोस में एक लड़के ने पुरानी खाली सुरंग की टूटी हुई रेल रोड के पास एक अधेड़ उम्र की औरत को देखा है। जब उसने उसे देखा तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। उसने बताया कि उस औरत की ना आंखें थी और ना होंठ। मैं अभी भी उसकी बात पर यकीन करने से मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे साथ एक बेकार सा मजाक कर रहा है। लेकिन जीक मेरी नकल उतारता रहा और कहता रहा कि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं वहां जा सकूं। इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद जब हम अपने घर वापस जा रहे थे तो जीक ने फिर उस डरावनी औरत का जिक्र किया। हमारा आर्ग्यूमेंट चलता रहा और फिर अचानक जीक ने कहा कि जो कोई भी अभी इसी वक्त उस टनल के अंदर जाएगा और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके लाएगा वो उसे कल KFC चिकन नगेट की बकेट खरीद कर देगा। मुझे लगा कि माइलो एक पल में ही इसके लिए हाँ कर देगा, क्योंकि उसे इस दुनिया में अगर कोई भी काम करने की प्रेरणा दे सकता है तो वो है खाना। लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि वो हिचकिचा रहा था। अब इस वक्त तक मैं समझ गया था कि ये दोनों की मिली भगत है। वो बस यही चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं, मुझे डर लगे और उन्हें सबके सामने मेरा मजाक बनाने का मौका मिल जाए। इसलिए मैंने उनका चैलेंज स्वीकार किया। मैंने उन्हें कहा कि वो लोग घर चले जाएं और इतने में मैंने जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेरा प्लान बहुत सिंपल था। मैं टनल में जाऊंगा, 10-15 मिनट तक वहां घूमूंगा और खुद को रिकॉर्ड करके वापस आ जाऊंगा। जैसे ही मैं अंदर घुसा मैं पीछे देखता रहा कि कहीं जीक और माइलो मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। और अपनी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ नहीं था। रेल की पटरियां वर्ल्ड वॉर से पहले कोयले की खान में काम कर रहे लोगों के आने जाने का जरिया हुआ करती थी। मैं यहाँ गार्डनिंग के लिए बहुत ही मुश्किल से पाए जाने वाले पौधे लेने अपने डैड के साथ 2-3 बार आया हूँ, लेकिन सच कहूँ तो अब इस जगह पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। जब मैं निर्धारित जगह पर पहुंचा तब तक सूरज ढल चुका था। एक बड़ी खाली सुरंग मेरे सामने थी। मैंने अंधेरे में देखने के लिए अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। टनल बहुत बड़े नहीं थे, सिर्फ 30 फीट, इसलिए टनल का दूसरा अंत दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी वीडियो बनानी शुरू की। पेड़ों और शाखाओं ने टनल को एक ग्रीन हाउस में बदल दिया था। मैंने ऊपर चमगादड़ को लटके हुए देखा। छत से बारिश की बूंदें टपक रही थी। सड़े हुए पत्तों की सीलन भरी और मरे हुए चूहों की बदबू हवा में फैली हुई थी। मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर घूम कर देखा। मैं अपनी कुछ सेल्फीज लेता हूँ। 10 मिनट बीत गए और मुझे बिना आंख वाली कोई भी औरत दिखाई नहीं दी। मैंने जीक को वॉइस मैसेज भेजा कि बेहतर होगा वो कल चिकन नगेट बास्केट खरीदने के लिए तैयार रहे। मैं घर वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार था जब मैंने एक कोने में हलचल होती हुई सुनी। पहले मुझे लगा कि वो कोई चूहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो एक बिना सर वाला चमगादड़ था। वो अपनी आखिरी सांसों के लिए तड़प रहा था। उसके नीचे खून की एक छोटी सी नदी बनी हुई थी। कितना घटिया है, हाँ? जैसे ही मुझे पीछे से पत्थर के कुचलने की आवाज सुनाई दी, मैं दूर हट गया। वहां एक बेघर आदमी था जिसकी उम्र करीब 40 साल की होगी। उसने मुस्कुराते हुए मेरी बात दोहराई, काफी घटिया है ना? मैं अचानक से उसे सामने देखकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर मैंने इसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। क्या आपने उसे आते हुए नहीं सुना? ठीक है, चमगादड़ की तरह नहीं। इसने भी अपने शिकारी को इसके पीछे आते हुए नहीं सुना होगा। मैं नकली हंसी के साथ मुस्कुराया। तुम बहुत मजाकिया। उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। फिर वो उस आधे मरे हुए चमगादड़ की तरफ बढ़ा और उसे पैर से कुचल दिया। बेहतर होगा अगर उसे दर्द से आजादी दी जाए, उसने आंखें बंद करके कहा। किसी औरत का भूत दिखा हो या नहीं, लेकिन इस वक्त मैं अपनी पैंट गीली करने से बस कुछ ही दूर था। मैंने अक्सर ऐसी डरावनी कहानियां देखी हैं जहां लोग बिगड़े हुए मानसिक संतुलन या फिर सीरियल किलर का सामना करते हैं और 99% केसेस में वो पकड़े जाते हैं। मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं भागा तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा। इसलिए मैंने हिम्मत भरे चेहरा सामने रखा और कहा, वेल, काफी देर हो रही है, मॉम मेरा इंतजार कर रही होगी। ओके। मैं पीछे मुड़ा। मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को उतना नॉर्मल रखा जितना मैं रख सकता था और चलने लगा। क्या मैंने पीछे मुड़कर ये देखने की हिम्मत की कि वो मेरा पीछा कर रहा है कि नहीं? मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ ही सेकंड के बाद वो आदमी मेरे साथ चल रहा था। तो वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ऐसे इस जगह को जान रहा था। इस जगह में ऐसा जानने के लिए है क्या? मैं चलता रहा और मेरे साथ वो भी। अब वो टनल मुझे कभी ना खत्म होने वाला रास्ता जैसा लगने लगा। बस यूं ही घूमने फिरने निकल पड़ा, मैंने धीरे से कहा। मेरा गला डर के मारे सूख गया था और मैं साफ तरीके से बोल भी नहीं पा रहा था। वो मेरे साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा था, मेरे इतने करीब कि एक बार तो हमारे कंधे आपस में टकरा गए। मैंने अपना एक कदम बहुत ही सोच समझ कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इतना तो समझ गया था कि यहाँ से सुरक्षित निकलने का एक ही रास्ता है कि मैं नॉर्मल बिहेव करूँ।
मेरे माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन मुझे उसे साफ करने में भी डर लग रहा था। उस आदमी ने मुझे हंसकर कहा, क्या तुम्हें पसीना बहुत आता है, या फिर तुम कुछ ज्यादा ही डरे हुए हो? मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका। मैं रुका तो मारा जाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं जितना शांत रह सकता था उतना शांत रहते हुए उसे जवाब दिया, नहीं, यहाँ बस गर्मी कुछ ज्यादा ही है ना। हम टनल के दूसरे अंत तक पहुंच ही गए थे। मैं दूर की स्ट्रीट लाइट की चमक देख सकता था। मेरी उम्मीदें बढ़ रही थी। मैं यहाँ से जिंदा लौट सकता था। और जैसे ही मैंने टनल को पार करने के लिए एक आखिरी कदम उठाया, उस आदमी ने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। हमारी आंखें मिली। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने पलक नहीं झपकाई, एक बार भी नहीं। फिर वो मेरी तरफ झुका, अपने मुंह को मेरे कान के पास लेकर आया और फुसफुसा कर बोला, तुम उस चमगादड़ की तरह मत बनना बच्चे, फिर मिलेंगे। फिर उसने मेरे हाथ में गिलगिला सा पकड़ाया, जिसके लिए मैं मना नहीं कर सकता था। उसने मुझे जो कुछ भी दिया था, मैंने बस उसे अपने हाथ में पकड़ा और वहां से भागा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं घर नहीं पहुंच गया। मैं अपने घर के आंगन में जाकर टूट गया। मैं सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। मेरे हाथ अभी भी बंधे हुए थे, उसमें कुछ गीला और चिपचिपा था। मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और मेरे मुंह से दर्दनाक चीख निकली। मेरे हाथ में उस चमगादड़ का कटा हुआ सर था। मैं पिछली रात के बर्तन साफ कर रही थी और रेजी को अपना नाश्ता खत्म करते हुए देख रही थी। उसकी आंखें अपने फोन में गड़ी हुई थी। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। रेजी और मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और मैं अभी से हम दोनों के बीच प्यार खत्म होता हुआ देख सकती थी। आखिर हमारे साथ ये हुआ क्या? आखिर मेरे प्यारे हस्बैंड को हो क्या गया है जो एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह सकता था? मैं जानती हूं उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि रेजी उन लड़कों जैसा नहीं है। हम दोनों हाई स्कूल से साथ हैं, यहाँ तक कि मेरी बहन कैमिलिया भी हमारे इस रिश्ते की तारीफ करती थी। कई बार मैं फक्र से मुस्कुराती भी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि यह सच है। रेजी बुरा इंसान नहीं है, वो अभी भी मेरा बहुत ख्याल रखता है। जब कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, वो अपने सेक्रेटरी जैक को खास कहकर मेरे लिए फूल और दवाइयाँ भेजता है। मुझे बस यह ख्याल बुरा लगता है कि पहले ये सब वो खुद करता था। क्यों ना आज तुम घर जल्दी आ जाओ? मैं अच्छा सा डिनर बनाकर रखूंगी और शायद उससे कई और ज्यादा। वो हंसने लगा। ये कोई रोमांटिक हंसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हंसी थी जिससे मुझे महसूस करवाया जाए कि मैं कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हूँ। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता डायना। मेरी एक के बाद एक 3 मीटिंग है, किसी और दिन प्लान करते हैं, ठीक है? मैं उसे टेबल से उठते हुए देखती हूँ। उसने अपना बैग उठाया और मुस्कुराते हुए मुझे गुड बाय कहकर चला गया। मैंने एक लंबी सांस ली और पीछे झुककर सोचने लगी, शायद मुझे फुल टाइम वाइफ बनने के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। कम से कम उससे मैं बिजी तो रहती। बस तभी मेरा फोन बज गया। वो मेरी बहन कैमिला का था। हेलो हेलो, रेजी ने मुझे डिनर के लिए बाहर बुलाया है। क्या? अप्रैल फूल्स डायना, पागल बनाया क्या सच में कैमिला? अब तो बच्चों की तरह हरकतें बंद करो। क्या यार, आखिर आज 1 अप्रैल है। खैर, मैं आज डेट पर जा रही हूँ, तुम मजे करना, बाय बाय। कैमिला ने फोन रखा और मैं अपने रोज के रूटीन में बिजी हो गई। शाम के करीब 5 बजे मैं बाथरूम में शावर ले रही थी जब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शायद मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे रेजी थोड़ा चौंक जाए, कुछ ऐसा जिससे वो थोड़ा घबरा जाए और उसे मुझे ये दिखाना पड़े कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और मेरी कितनी चिंता करता है। तो फिर तय रहा, मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। मतलब सच में नहीं, बस उसे ऐसा दिखाऊंगी कि मैं उसे छोड़कर चली गई और मुझे उसे डिवोर्स चाहिए। तो इसलिए मैंने झूठ से भरा एक लेटर लिखा जिसमें मैंने बताया कि मैं कितनी नाखुश हूँ और मैं 1 हफ्ते के लिए उसे छोड़कर अपनी नानी के घर जा रही हूँ और वहीं से उसे डिवोर्स के पेपर भेज दूंगी। मैंने अपना सूटकेस पैक किया और उसे छत पर छुपा दिया ताकि सब कुछ सच लगे, और फिर मैंने रेजी के आने का इंतजार किया। प्लान सिंपल था। जैसे ही मैं ड्राइववे में हमारी गाड़ी के आने की आवाज सुनूंगी तो मैं भागकर हमारे बेडरूम की अलमारी में जाकर छुप जाऊंगी। वहां से मैं रेजी को परेशान होकर लेटर पढ़ते हुए देखूंगी और जब मुझे लगेगा कि अब मैंने उसे काफी सजा दे दी है तब मैं चिल्लाकर बाहर निकलूंगी और कहूंगी अप्रैल फूल्स। और फिर शायद वो मुझे इस बच्चों वाली हरकतें करने के लिए चिल्लाएगा, लेकिन आखिर में हम दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे। मैंने बाहर से खाना मंगवा कर कूड़ा पड़ोस के घर के कूड़ेदान में फेंक दिया ताकि रेजी को लगे कि मैं सुबह ही चली गई थी। करीब 11 बजे मैंने गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनी। मैंने खुद से कहा, तैयार हो जाओ डायना, अब बाकी है थोड़ी एक्शन की। रेजी घर के अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया और मुझे आवाज देने लगा। मैं उसे चिल्लाते हुए सुन सकती थी, डायना घर में इतना अंधेरा क्यों है? मैं अलमारी में बैठकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रेजी हमारे बेडरूम में आया, उसकी आंखें मुझे ढूंढ रही थी। डायना तुम कहाँ हो?
उसने कुछ सेकंड इधर उधर देखा और जैसे ही मुझे लगा कि अब वो अलमारी खोलने आएगा तभी उसने बेड पर रखे लेटर को नोटिस किया। शुक्र है उसने देखा, वरना मेरा सारा प्लान खराब हो जाता। उसने लेटर उठाया, उसे पढ़ा और मैं उसके चेहरे से रंग उड़ते हुए देखने लगी। माफ करना रेज, लेकिन मेरी जैसी बीवी को हल्के में लेने की सजा यही होती है। मैं धीरे से हंसने लगी। रेजी बेड पर बैठ गया, हालांकि वो थोड़ा परेशान तो लग रहा था और अब इस वक्त तक मुझे उसके लिए बुरा लगना भी शुरू हो गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा था कि अभी तो मजा आना बाकी है। कुछ मिनट के बाद उसने किसी को फोन किया। हाय, मैं बात कर रहा हूँ। डायना मुझे छोड़कर चली गई है। हाँ, हमें बात करनी होगी। अलमारी के अंदर बैठकर मैं बस यही सोचे जा रही थी कि आखिर उसने मुझे फोन ना करके किसी और को फोन क्यों किया। आखिर ये शख्स है कौन? 15 मिनट बाद मैंने हमारे ड्राइववे में किसी और की गाड़ी के आने की आवाज भी सुनी। अचानक कैमेलिया हमारे बेडरूम में अंदर दाखिल हुई। उसने जोश से रेजी के गले में अपनी बाहें डाल दी थी। वो नौजवान बच्चों की तरह एक दूसरे को चूम रहे थे और फिर बिस्तर पर गिर गए। वो बिस्तर जिस पर सिर्फ मेरा और रेजी का हक था। अगले कुछ घंटे मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। मैंने उन्हें एक दूसरे में समाते हुए देखा और ये तक सुना कि वो कितने खुश थे कि बिना किसी परेशानी के मैं खुद ब खुद उनकी जिंदगी से निकलकर चली गई। मैं ये सब जानने के बाद अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। मेरा दिमाग गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मेरा दिल धोखा खाने के बाद बुरी तरह से टूट चुका था। मैं जानती थी कि मुझे अब बदला लेना होगा। इन दोनों में से कोई माफी के लायक नहीं था। इसलिए सुबह के करीब 3 बजे जब कैमेलिया बाथरूम जाने के लिए उठी तो मैं धीरे से अलमारी से बाहर निकल गई। वो अपने हाथ धो रही थी। मैं धीरे से अंदर घुसी और मैंने रेजी की टाई की मदद से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। मैंने इस बात का ध्यान रखा कि नलका चलता रहे ताकि उसकी जरा सी आहट की आवाज भी बाहर ना जा पाए। इसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मुझे इससे बहुत शांति महसूस हुई। क्या आप यकीन कर सकते हैं, इस चुड़ैल ने सुबह ही मेरा मजाक उड़ाया था ये कहकर कि इसका मेरे पति के साथ चक्कर चल रहा है, और वो वाकई में चक्कर चल रहा था। लोग कितने बुरे हो सकते हैं। मैंने उसका बेजान शरीर बाथटब में डाला और छत से अपना सूटकेस उतार लिया। मैं अब बस लेकर अपनी ग्रैंडमा के घर जा रही हूँ। उन्हें भूलने की बीमारी है, इसलिए मुझे अपने लिए गवाह तैयार करने में मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही और ये सोच रही हूँ कि रेजी का क्या रिएक्शन होगा जब वो बाथरूम में जाएगा। काश उसकी शक्ल देखने के लिए मैं वहां होती और पीछे से चिल्लाती, अप्रैल फूल्स। अप्रैल फूल डे की सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मुझे पसंद आई वो थी लोगों के साथ मजाक करने का रोमांच और उन्हें बेवकूफ बनाने का रोमांच। और ईमानदारी से कहूँ तो एक बार आप जब इसमें पड़ जाते हैं तो आप इससे दूर नहीं रह सकते। लेकिन पिछले साल मैं बहुत आगे निकल गया। हालांकि ये सब काफी मासूमियत में किया गया था। मेरा टारगेट पाल्मर था, हॉल के दूसरे एंड में रहने वाला एक लड़का। वो मुश्किल से ही किसी से बात करता था, हमेशा अपने घर के ब्लाइंड्स बंद रखता था। उसमें एक अलग भाव था जो उसे बाकी सबसे अजीब बनाता था। इसलिए जाहिर है कि मुझे लगा कि ये परफेक्ट शिकार है। मैंने 2 दिन लगाकर पूरी प्लानिंग की और नकली खून के पैरों के निशान मेरा अभी तक का बेस्ट आइडिया था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस अपने पुराने जूतों को लाल रंग के पेंट में डुबाया और उन्हें बहुत ही ध्यान से पाल्मर के घर से अपने घर तक छाप दिया। छोटे छोटे पंगे लेने के लिए मैंने उसके घर के दरवाजे पर नोट्स रख दिए जिनमें लिखा था, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और अगली बारी तुम्हारी। मैं चाहता था कि इन सब से वो बहुत ज्यादा डर जाए। अप्रैल फूल की एक रात पहले मैं अपने घर के अंदर पीप होल से उसके दरवाजे की तरफ देखता रहा। मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही थी। जब पाल्मर बाहर आया तो उसे पहला नोट मिला। वो काफी देर तक उसे घूरता रहा, फिर हल्की रोशनी वाले हॉलवे में इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उसे देख रहा है। वो बहुत घबरा गया था। अगले दिन की दोपहर जब तक मैंने फाइनल नोट रखा तब तक मैं एक्साइटमेंट से भर चुका था। मेरा फोन उसका रिएक्शन लेने के लिए तैयार था। मैंने उसे डरा हुआ, घबराया और शायद चिल्लाते हुए इमेजिन कर लिया था। लेकिन जब दरवाजे पर खटखट हुई तो मैंने पाल्मर को सहमे हुए अपने नाखून चबाते हुए देखा। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था और आंखें डर के मारे बड़ी हो गई थी। उसने मेरे लिखे नकली नोट को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे किसी ने उसे जान से मारने की धमकी दी हो। मदद करो मेरी, उसने कहा। मुझे अपने घर में सेफ महसूस नहीं हो रहा। एक पल के लिए तो मैं जोर से हंसने लगा। जितना मैंने सोचा था ये मजाक तो उससे कई ज्यादा रंग लाया। लेकिन उसकी आंखों में डर देखकर मैं एक पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और उसकी छाती ऊपर नीचे हिल रही थी, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही हो। वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। ठीक है, मैंने उससे कहा। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कोई मजाक कर रहा है। मैं देखता हूँ, आओ चलो।
मैं उसके पीछे पीछे हॉल में चलने लगा। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा मुझे कुछ अजीब लगा। हवा ठंडी और सीलन से भरी थी। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, पाल्मर का बिखरा हुआ घर मेरी नजरों के सामने आ गया। पूरा घर तहस नहस हुआ था और उस पूरे घर में एक अजीब सी बदबू भी थी। हे भगवान पाल्मर, क्या तुम यहाँ कभी सफाई नहीं करते? मैंने सांस रोकते हुए कहा। जब हम लिविंग रूम में अंदर गए तो वहां की हर चीज इधर उधर बिखरी थी। ड्रॉर्स खुले थे, जगह जगह कागज पड़े हुए थे। नहीं, ये पहले ऐसा नहीं था, पाल्मर ने धीरे से कहा। जो भी मेरे घर में घुसा है उसने ये सब किया है। मेरी आंखें जमीन की तरफ गई। मैंने जो नकली पैरों के निशान बनाए थे वो वहां थे, लेकिन वो वैसे नहीं थे जैसे मैंने बनाए थे। वो जूतों के निशान मैंने छापे थे, वो काफी साफ थे। ये निशान बिखरे हुए लग रहे थे, घबराहट से बिखरे हुए, अजीब पैटर्न में, जैसे किसी को घसीटा गया हो। मैंने ये नहीं बनाए, मैंने बहुत ही धीरे से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? पाल्मर ने पूछा। मैं बताने ही वाला था कि इतने में मैंने एक आवाज सुनी, बेडरूम से कुछ खिसकने की आवाज। क्या तुमने वो सुना? पाल्मर ने कहा। उसका चेहरा डर के मारे सहम गया। मैं भी बहुत डर गया था। हाँ, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी हम दोनों धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला हुआ था और धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अभी भी अंदर घुसा हो। मैंने अपनी उंगलियों से उसे खटखटाया। हेलो, मैंने फुसफुसाहट से हल्की सी ऊंची आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का देते हुए खोल दिया। पूरे कमरे में घुप अंधेरा था, बस ब्लाइंड से हल्की हल्की चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने कमरे को ध्यान से देखा। बिस्तर बिखरा हुआ था और कपड़े जमीन पर फैले हुए थे। फिर मैंने उसे देखा। एक आदमी झुककर कोने में बैठा हुआ था। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कोई टूटा हुआ पुतला हो। उसके कपड़े गंदे थे और चेहरा मैल से सना हुआ था। उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, एक चाकू। वो हिला नहीं। उसने सिर्फ मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी थी और चेहरे पर मुस्कान थी। भागो! मैं चिल्लाया और पाल्मर का हाथ पकड़कर भागने लगा। हम जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी हॉलवे से भागे। अपने पीछे मैंने जोर से आती हुई आवाज सुनी, किसी का भागने की आवाज जो जमीन पर पड़ रही थी। वो हमारा पीछा कर रहा था। हम मेरे घर तक पहुंच गए और मैंने ठीक वक्त पर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। दरवाजा खोलने की कोशिश की गई। अगले कुछ सेकंड तक हम दोनों ही बाहर से आने वाली आवाज को सुनते रहे। हम बहुत ज्यादा डर चुके थे। क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी बाहर ही है? पाल्मर ने पूछा। शायद नहीं, मैंने घबराते हुए कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे थे। मुझे 911 पर फोन मिलाकर बताना ही था। जब ऑफिसर्स आए तो उन्होंने बिल्डिंग को ऊपर से लेकर नीचे तक छाना। यहाँ कोई नहीं है, एक पुलिस वाले ने कहा, लेकिन हमें बेडरूम की खिड़की के पास ये मिला। उन्होंने मेरे नकली नोट्स में से एक निकाल कर दिखाया, वही वाला जो मैंने उस दिन पाल्मर के घर के बाहर रखा था। सिर्फ इसी को बदल कर लिखा गया था। जहां मैंने लिखा था अगली बारी तुम्हारी, उसी के नीचे लड़खड़ाते हुए हाथों से लिखा गया था, मुझे तुम्हारा ये खेल पसंद है, अगले साल फिर खेलेंगे। मैंने ये नहीं किया था, मैं कसम खाता हूं, मैंने डरते हुए कहा। पुलिस को कभी वो आदमी नहीं मिला। पुलिस का कहना था कि वो गैर कानूनी ढंग से इस बिल्डिंग में कहीं रह रहा था, जिसके बारे में किसी को भनक भी नहीं थी। लेकिन अंदर से मुझे बेहतर पता था। मेरे इस मजाक की वजह से वो हमारे करीब आया था। मेरी नकली धमकियों ने उसे सच्ची धमकी देने का काबिल बनाया था। उस दिन के बाद से मैंने किसी से भी मजाक करना बंद कर दिया। लेकिन इस साल अप्रैल फूल्स वाले दिन मैं जब उठा तो मेरे घर के दरवाजे के नीचे मुझे एक नोट मिला। उस पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक लाल रंग का फैला हुआ हाथ। अब हर साल मुझे यही डर सताता रहता है कि क्या इस साल वो अपना पिछला काम पूरा करने आएगा।